हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलाउद्दीन ख़ान, आपका टीचर। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गांव में बैठे हुए हैं और उनके आसपास कोई टीचर नहीं है, तो वो ऐसे बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, वो मेरे बनाए गए वीडियो से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स जो किसी कंटेंट को दोबारा या कई बार रिपीटेडली समझ करके पढ़ना चाहें तो वे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं एक वीडियो इस चैनल पर यूपी बोर्ड इजी इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ। उसको आपने, उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा, उसको देख लिया होगा। उसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे या कोई लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगे तो आप बिना किसी तो आप लोग बिना किसी संकोच के किसी भी समय कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। प्यारे बच्चों, जो ये लेसन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम द गंगा है, ये एक तरह से एक वसीयत है, एक विल है। वसीयत या विल उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन काल में लिखता है और उसकी प्रॉपर्टी किसको दी जानी है या किसको कितनी प्रॉपर्टी दी जानी है या उसका मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाना है, इन सब बातों का उल्लेख करता है। तो पंडित नेहरू जो हैं वो अपनी विल लिख रहे हैं, अपनी एक वसीयत लिख रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का को किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इसके पहले वाले जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि वो पंडित नेहरू अपने देशवासियों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही थैंकफुल हैं उनके लिए कि उनके देशवासियों ने उन्हें बहुत अधिक प्यार दिया, बहुत अधिक स्नेह दिया। और वे जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर के कार्य किया, जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर के कामयाबी की खुशी शेयर की या जो जहाँ कहीं असफल हुए तो उसका गम, उसके दुख को शेयर किया, बांटा, तो उनके प्रति बड़े कृतज्ञता दिखाते हैं, बड़े अपने ऊपर एहसान होने का भाव प्रकट करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे वो अपनी वसीयत में क्या लिखते हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, उनका मैं मीनिंग भी बताऊंगा आपको स्पेशली, बाकी सभी का बताऊंगा, उसका स्पेशली बताऊंगा। देखिए, अब मैं रीडिंग शुरू करता हूँ, आप लोग अपनी बुक खोल करके बैठिए। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there, and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ एक एक शब्द का। पहले when I die, when माने जब, I die जब मैं मरूँ, I should like तो मैं चाहूँगा, मैं पसंद करूँगा, my body मेरा शरीर, to be cremated, क्रीमेशन कहते हैं दाह संस्कार को, क्रीमेट उसकी वर्ब है, यानी मेरा दाह संस्कार किया जाए, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है टू बी क्रीमेटेड। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं ऐसा चाहूँगा कि मेरी बॉडी को क्रीमेट किया जाए, यानी मेरा दाह संस्कार किया जाए, मुझे दफन ना किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं मरता हूँ, इफ़ आई डाई, इफ़ माने यदि, आई मीन्स मैं, डाई मीन्स मरता हूँ, इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन मीन्स कोई दूसरा, कंट्री मीन्स देश, किसी दूसरे देश में, किसी बाहरी देश में यदि मेरी मृत्यु होती है, माई बॉडी मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड
उसका दाह संस्कार किया जाए। शुड माने किया जाना चाहिए, शुड चाहिए के लिए भी इस्तेमाल होता है। शुड बी क्रीमेटेड, मेरा दाह संस्कार किया जाना चाहिए। देयर यानी वहाँ, जिस देश में उनकी मृत्यु होती है वहाँ। एंड माई एशेज, और मेरी अस्थियाँ और मेरी राख, सेंट टू इलाहाबाद, उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. इसका मीनिंग देखते हैं। A small handful of these ashes, a small handful means एक small means छोटा सा, handful माने मुट्ठी भर, एक छोटी सी मुट्ठी भर, of these ashes इन अस्थियों में से, should be thrown, थ्रो मीन्स फेंक देना होता है, शुड बी थ्रोन फेंक दिया जाना चाहिए, शुड माने चाहिए, इन दी गंगा गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन, एंड मीन्स और द मेजर पोर्शन मीन्स जो उसका मुख्य भाग है, मेजर माने मुख्य, पोर्शन माने भाग, जो उसका मुख्य पोर्शन है, जो उसका मुख्य भाग है, ऑफ देम यानी उन अस्थियों का, डिस्पोज्ड ऑफ उनका, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए यानी उनका निस्तारण किया जाए। डिस्पोज ऑफ का अर्थ होता है कोई चीज़ है उसका अपने अंतिम जगह तक पहुंचा देना, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए इन द मैनर, मैनर माने तरीका, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, इंडिकेट माने होता है इशारा करना। देखिए इंडिकेटर लगा होता है मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में पीछे जो बल्ब लगे होते हैं लाल वाले, उनको इंडिकेटर कहते हैं। वो नाउन है इंडिकेटर, जो क्या करता है, इंडिकेट वर्ब है, और यहाँ पर इंडिकेटेड उसकी थर्ड फॉर्म है। मैनर इंडिकेटेड बिलो, जिनको नीचे दिया गया, बिलो माने नीचे, यानी जो चीज़ें नीचे लिखी गई हैं, जो तरीके नीचे लिखे गए हैं, उन तरीकों से जो मेजर पोर्शन ऑफ एशेज है, जो मुख्य भाग है राख का, अस्थियों का, उनका इस प्रकार निस्तारण किया जाए जो नीचे बताया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। नो पार्ट का मतलब कोई भी हिस्सा नहीं। जब हम किसी सेंटेंस को नो से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत पैसा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैंने कहा आई हैव नो मनी, तो आई डू नॉट हैव मनी, सॉरी, अगर मैंने कहा आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत पैसा होगा। लेकिन यदि मैंने ये कहा आई हैव नो मनी, तो इसका अर्थ है मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ऐसे ही ये सेंटेंस है, नो पार्ट ऑफ दीज एशेज। नो पार्ट का मतलब कोई भी भाग नहीं, ऑफ दीज एशेज इन अस्थियों का, शुड बी रिटेन्ड बचाया जाना चाहिए। रिटेन्ड का मतलब बचा करके रखना, और प्रिजर्व्ड का मतलब है सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। तो कोई भी भाग, थोड़ा सा भी भाग मेरी अस्थियों का ना तो बचा के रखा जाए और ना ही उसको संरक्षित रखा जाए। अब एक बार फिर से पूरे पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर को क्रीमेट किया जाए, मेरे शरीर को उसका दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी दूसरे देश में मरता हूँ, माई बॉडी मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को यहाँ इंडिया में ला करके दाह संस्कार न किया जाए, बल्कि मेरे शरीर को वहीं पर क्रीमेट कर दिया जाए, वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो एशेज हैं, मेरी जो अस्थियां हैं, उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज, स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज, एक छोटी सी मुट्ठी भर, ऑफ दीज एशेज इन अस्थियों का, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी भर जो राख है, एक मुट्ठी भर जो अस्थियां हैं, उनको गंगा में बहा दिया जाए, गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका जो मुख्य भाग है, मेजर पोर्शन ऑफ देम उनका जो मुख्य भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ उसका निस्तारण किया जाए, इन द मैनर उस तरह से,
इंडिकेटेड बिलो, जिसका जो इशारा नीचे दिया गया है, जो नीचे जिस तरह से बताया गया है, मैंने माने तरीका इंडिकेटेड बिलो माने जो नीचे बताया गया है, जो नीचे इशारा किया गया है, उस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, निस्तारण कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ देम ऑफ दीज एशेज, नो पार्ट का मतलब बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा नहीं, ऑफ दीज एशेज, इन अस्थियों का, बी रिटेन, शुड बी रिटेन, बचाया जाए, और प्रिजर्व्ड, या संरक्षित रखा जाए। यानी इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा ना तो बचा के रखा जाए और ना ही संरक्षित रखा जाए। यहाँ पर एक वर्ड पर मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज देना चाहूँगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ, तो ये जो डिस्पोज ऑफ है इसका अर्थ है निस्तारण करना। डिस्पोज ऑफ का अर्थ है निस्तारण करना। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पुराने रखे हुए हैं, उसमें जगह कवर किए हुए हैं, जगह घेरे हुए हैं। अब आपके माता पिता या आप कोई कहता है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, यानी इसका निस्तारण कर दो, इसको जला दो या यह किसी को दे दो। समझ गए? अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई पुराना स्कूटर किसी के घर खड़ा है, वो जगह कवर किए हुए है, तो उसको कबाड़ में बेच देंगे। तो हम कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं कहूँगा आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई ओल्ड स्कूटर। इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance, or so far as I am concerned. I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. अब इसका मीनिंग समझते हैं। माई डिज़ायर, माई मीन्स मेरी, डिज़ायर मीन्स इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा, कि मेरी यह इच्छा कि एक मुट्ठी भर मेरी अस्थियाँ गंगा में फेंक दी जाएं, एट इलाहाबाद, वो भी स्पेशली इलाहाबाद में। गंगा तो कई शहरों से होकर के गुजरती है, लेकिन ख़ासकर इलाहाबाद में ही क्यों फेंक दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी, रिलीजियस माने धार्मिक, सिग्निफिकेंस माने महत्व, इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। वो कहना चाहते हैं, यद्यपि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और जिसमें गंगा को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, पूजा की जाती है, उसको माँ का दर्जा दिया जाता है, तो मैं अपनी जो मुट्ठी भर अस्थियां हैं वो गंगा में फिगवाना चाहता हूँ, गंगा में डलवाना चाहता हूँ। इसका कोई भी धार्मिक सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई दूसरा मीनिंग है, इसका कोई दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से वो गंगा में एक मुट्ठी भर अस्थियां डलवाना चाहते हैं। तो इसको फिर से देखते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. मेरी ये इच्छा कि एक मुट्ठी भर राख, एक मुट्ठी भर अस्थियां मेरी गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं, इसका कोई भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी धार्मिक महत्व नहीं है। so far as I am concerned, so far as का मतलब होता है जहाँ तक कि, आई एम कंसर्न मेरा संबंध है, कंसर्न का मतलब संबंध, जहाँ तक कि मेरा संबंध है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं धार्मिक तरीके से, धार्मिक सेंटिमेंट्स होने की वजह से मैं गंगा में अपनी अस्थियाँ प्रवाहित करना चाहता हूँ।
अब आगे देखते हैं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरा कोई भी धार्मिक, रिलीजियस माने धार्मिक, सेंटिमेंट का ना भावनाएं, संवेदनाएं, इन द मैटर, इस इन द मैटर मीन्स इस मामले में, यानी गंगा रिवर में अस्थियां प्रवाहित करवाने का जो जहाँ तक मामला है, इसमें मेरा कोई भी धार्मिक सेंटिमेंट नहीं है। मैं इसको धार्मिक तरह से इसमें डलवाना, प्रवाहित करवाना नहीं चाहता हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड, अटैच मीन्स जुड़े होना, आई हैव बीन मीन्स मैं रहा हूँ, अटैच्ड मीन्स जुड़े रहना, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा, गंगा से, एंड द जमुना रिवर्स, और यमुना नदी से, गंगा नदी से और यमुना से, दोनों से मैं जुड़ा रहा हूँ। इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, ओवर सिंस माई चाइल्डहुड, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एवर सिंस माई चाइल्डहुड मीन्स मैं अपने बचपन से ही गंगा से जुड़ा रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि उनका जन्म गंगा के किनारे वैसे इलाहाबाद शहर में हुआ था, और इलाहाबाद का जो जुड़ाव है, जो गंगा से उनका जुड़ाव है, वो बचपन से ही है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसा कि ग्रो मीन्स बढ़ना होता है, ग्रोन मीन्स बढ़ गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, ओल्डर मीन्स बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है, दिस अटैचमेंट, ये अटैचमेंट मीन्स लगाव, जुड़ाव, ये जुड़ाव या ये लगाव, हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये जुड़ाव, ये लगाव भी बढ़ गया है। अगली लाइन देखते हैं। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड, आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स उनके, यानी गंगा और यमुना के, वेरिंग मीन्स बदलते हुए, वेरी माने अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न, जैसे कहते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, तो वेरिंग का अर्थ है बदलते हुए, मूड्स मतलब उनके, उसके मिजाज को, उसकी प्रकृति को। क्या होता है कि एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे सीजन्स, जैसे जैसे सीजन्स का मतलब ऋतु, सीजन, चेंज्ड बदले, जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं, वैसे वैसे मैंने गंगा और यमुना नदियों के नेचर को, उनके मिजाज को बदलते हुए देखा है। कभी कभी नदियाँ बड़ी शांति से बहती हैं, जितना उनका बहाव का प्रॉपर एरिया है उसी में बहती हैं, और कभी कभी जब बाढ़ आती है तो वो अपने आसपास के एरिया को भी कवर कर लेती हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो वो आसपास के गाँवों को, आसपास की बस्तियों को भी डुबा देती हैं, तबाही भी कर देती हैं। तो वो कहते हैं, आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए मूड्स को, उनके बदलते हुए मिजाज को, एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे नेचर, जैसे जैसे ऋतु का बदलाव होता है, वैसे वैसे उनका मूड भी चेंज हो जाता है, उनका मिजाज भी चेंज हो जाता है। एंड हैव ऑफन थॉट, और हैव ऑफन मीन्स अक्सर, कई बार, थॉट मीन्स सोचा, और कई बार ये सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ और मिथक के बारे में, एंड ट्रेडिशन और परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग और गीत के बारे में, एंड स्टोरी और कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो इनके साथ जुड़ गई हैं, अटैच्ड मीन्स जुड़ गई हैं, हैव बिकम उनके साथ जुड़ गई हैं, टू देम उनके साथ किनके साथ, गंगा और यमुना नदियों के साथ, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय के, एंड थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और एक पार्ट बन गई हैं, एक हिस्सा बन गई हैं, एक भाग बन गई हैं, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, अब तब हम उसको समझ पाएंगे। देखिए, ये तो इतनी बात समझ में आती है कि आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने गंगा और यमुना नदियों के, देयर मीन्स उनके, गंगा और यमुना नदियों के वेरिंग बदलते हुए मूड्स को देखा है, एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, तो कभी शांति से बहती हैं, कभी बहुत ओवरफ्लो होकर के बहती हैं, बाढ़ आ जाती है। एंड हैव ऑफन थॉट, और अक्सर सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री। अब देखिए, नदी जो है वो हज़ारों सालों से बह रही है, शताब्दियों से बह रही है, तो जब नदी हज़ारों सालों से बह रही है तो उसके किनारे रहने वाले लोगों के जीवन भी उससे जुड़े हुए हैं,
कोई भी कहानी अगर इलाहाबाद की सुनाएगा या गंगा नदी के किनारे की सुनाएगा वहाँ पर रहने वाला, तो उसकी कहानी में गंगा नदी का जिक्र ज़रूर आ जाएगा, उसका रेफरेंस ज़रूर आ जाएगा। तो आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, कि गंगा के नदी के किनारे किनारे किन कौन कौन से बस्तियां बसी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, फिर बस्तियां बसी, कितनी जंगें हुई, कितने हार मिली, कितनी जीत मिली। तो पूरे इतिहास के बारे में गंगा नदी के मैं अक्सर सोचता हूँ। एंड मिथ, मिथ का मतलब ऐसी कहानी जो जो पता नहीं वो सच है झूठ है। जैसे अक्सर गांव में लोग कहते हैं कि उधर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है, बड़ा सा आम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसमें भूत रहते थे पहले, फिर वो बताते हैं कि अब मशीनरी आ गई है तो हॉर्न बजते हैं इसलिए वो चले गए। तो ये सत्य है या असत्य है, ये कंफर्म नहीं है। लोग बताते हैं कि हमने देखा था, बूढ़े बुजुर्ग बताएंगे ऐसा। तो ऐसी कहानियों को किद्वंतियाँ या मिथक कहते हैं। जो सत्य है या असत्य है इसका पता नहीं, ऐसी कहानियों को मिथक कहते हैं। तो जो मिथक है, हिंदी में उसको मिथक कहते हैं, इंग्लिश में उसको मिथ कहते हैं। तो मैं उन कहानियों के बारे में, जो मिथ हैं, बहुत सारे हज़ारों मिथ हैं, उनके बारे में सोचता हूँ। एंड ट्रेडिशन, और गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के जो ट्रेडिशन हैं, जो परंपराएं हैं, उनके बारे में सोचता हूँ। तो जो ट्रेडिशन क्या है, जो परंपराएं क्या हैं, जब आप गंगा नदी के किनारे जाएंगे कभी इलाहाबाद, तो आपको पता लगेगा कि लोग उसकी पूजा करते हैं, कितने ज़्यादा इज्जत करते हैं, और वहाँ के लोग कितना अच्छी भाषा में बोलते हैं, वो मेहमानों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाने पीने में खाते पीते हैं। तो ये जो परंपराएं हैं उनके बारे में मैं सोचता हूँ। एंड सॉन्ग, जब परंपराएं हैं, जैसे कई बार ये होता है, शादियों में बहुत सारी परंपराएं मनाई जाती हैं। तो ऐसे ही गंगा नदी के किनारे जब परंपराएं मनाई जाएंगी, मानी जाएंगी, या परंपराएं होंगी, तो उसमें गाने भी होंगे, गंगा नदी से जुड़े हुए गीत भी होंगे। कोई जैसे गांव में आल्हा होता है, आल्हा सुनाया जाता है, तो ऐसे ही वहाँ के बहुत सारे प्रचलित गीत होंगे। उन गीतों के बारे में मैं सोचता हूँ, एंड स्टोरी, और उस पूरी कहानी के बारे में सोचता हूँ जो गंगा से जुड़ी हुई है। दैट हैव बिकम, और ये सारी चीज़ें हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस। और ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री, मिथ, ट्रेडिशन, सॉन्ग एंड स्टोरी, ये सारी चीज़ें गंगा से युगों युगों से जुड़ी हुई हैं, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। और गंगा और यमुना के जो बहते हुआ पानी है, ये उसका पार्ट बन गई है। बहते हुए पानी का क्या अर्थ है? पानी जो रुका होता है वो एक जगह रहता है, वो सड़ जाता है, वो बेकार हो जाता है, लेकिन ये पानी फ्लोइंग वाटर है, लगातार चल रहा है। तो ये कहानियाँ लगातार बदल रही हैं, जैसे पानी बदल जाता है। जैसे आप नदी में, बहती हुई नदी में एक ही पानी से 2 बार नहीं नहा सकते। आप एक बार नहाएंगे, दोबारा जैसे ही उसमें एंट्री करेंगे वो पानी बह जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेश रहता है वो पानी, लगातार ताज़ा रहता है। तो उनके कहने का मतलब है कि वो हिस्ट्री, वो मिथ, वो परंपराएं, वो गीत, वो स्टोरी, वो सब लगातार फ्रेश बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्रेश जैसे गंगा का पानी है। अब इस पूरे पैराग्राफ को एक बार शॉर्ट में इसकी हिंदी देख लेते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। माई डिज़ायर, मेरी ये इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ एशेज थ्रोन इन टू द गंगा एट अलाहाबाद, कि एक मुट्ठी भर जो मेरी अस्थियां हैं वो गंगा के पानी में, स्पेशली इलाहाबाद में बहा दी जाएं, उनको गंगा नदी में डाल दिया जाए। इसका कोई भी हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, वैसे तो सभी लोग जनरली धर्म को मानने वाले लोग भी समझते हैं, ये उनकी आस्था है। हमारी आस्था है कि गंगा में प्रवाहित किए जाने के से इंसान को मुक्ति मिल जाती है उसको। तो वो कहते हैं जहाँ तक मेरा संबंध है, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा संबंध है मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। अब जैसे सो फार एज का इस्तेमाल आप अपनी बातचीत में भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं हुआ, तो इसको हम कैसे कहेंगे? सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई डोंट नो इट, मैं ये नहीं जानता, बाकी कोई जानता होगा। तो सो फार एज का इस्तेमाल आप अपनी बोलचाल की भाषा में भी कर सकते हैं।
अगली लाइन है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरी कोई भी धार्मिक संवेदना नहीं है, भावना नहीं है। इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स, गंगा नदी से और यमुना नदियों से मैं जुड़ा रहा हूँ। इन इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये जो लगाव है, ये जो जुड़ाव है, ये भी बढ़ गया है, ये भी और घना हो गया है, ये भी और प्रगाढ़ हो गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके बदलते हुए मूड्स को, प्रकृति को, मिजाज को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे सीज़न बदलते थे, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती थीं, गंगा और यमुना का मिजाज भी बदल जाता था। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी शांति से बहती थी, कभी सूखी भी, हल्की सी बहुत कम पानी रह जाता था। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने अक्सर सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और मिथक के बारे में, एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, और गीत के बारे में, एंड स्टोरी, और कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो इन नदियों के साथ जुड़ गई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, लंबे युगों से। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और जिस प्रकार गंगा और यमुना का पानी पवित्र है और फ्रेश है और ताज़ा है, हमेशा बहता रहता है, हमेशा नया पानी आता रहता है, वैसे ही ये जो कहानियाँ हैं, ये जो इतिहास है, ये जो परंपरा हैं, हमेशा नया नया रूप लेती रहती हैं। इसका अर्थ ये है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।